ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने और उज्जैन के पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो दस्तक 90.8 FM पर। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अमृता और दोस्तों लेकर हाजिर हैं हम आप सभी के लिए हमारा ये खास कार्यक्रम स्वास्थ्य संकल्प, जिसमें हम आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, ये कार्यक्रम कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन और यूनिसेफ के सहयोग से प्रसारित किया जा रहा है और आज के हमारे एपिसोड में हम कोविड से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियों पर चर्चा करेंगे कि कोविड का दौर, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, अभी भी चल रहा है। इसका फैलाव कम जरूर हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए सावधानियां अभी भी जरूरी हैं। और कोविड जिन व्यक्तियों को हुआ था उसके बाद भी उन्हें कई तरह की देखभाल की जरूरत है, तो पोस्ट कोविड भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो जाता है जिसके बारे में आप सभी को जानकारी होना बहुत जरूरी है। और ये सभी जानकारियों पर आज खास तौर पर हमसे चर्चा करने के लिए हमारे रेडियो दस्तक 90.8 FM के स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राहुल नागर जी, जो कि हैं फिजिशियन कंसल्टेंट पुष्पा मिशन हॉस्पिटल में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका रेडियो दस्तक 90.8 FM के स्टूडियो में। धन्यवाद मैडम। नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर राहुल नागर MBBS एंड DNB। मैं अभी कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। कोविड, पोस्ट कोविड और कोविड का जो अभी सिनेरियो चल रहा है उस पे चर्चा करने के लिए अभी हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये आपके काम की चर्चा होगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो जैसा कि आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं यही चाहूंगी कि आप हमारे रेडियो दस्तक 90.8 FM के श्रोताओं को पोस्ट कोविड कंडीशंस के बारे में बताएं कि आखिर ये क्या है, कितने प्रकार की होती हैं, क्योंकि सभी लोग इस बारे में चर्चा जरूर कर रहे हैं कि पोस्ट कोविड का समय आ गया है और ये दौर दूसरा चल रहा है, पर उसको अच्छी तरह से आप एक डॉक्टर होने के नाते हमारे सभी श्रोताओं को समझा सकते हैं, तो कृपया इस बारे में कुछ जानकारी दें। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आज हम जो मुख्य चर्चा कर रहे हैं वो हम उस इशू पे कर रहे हैं जो कि जब कोविड-19 या कोई जिसको कोरोना हो गया उसकी बीमारी के बाद में उसको क्या इफेक्ट हो सकते हैं और वो कितने लंबे चल सकते हैं, उस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो हम ये ना समझें कि हम उस बारे में चर्चा कर रहे हैं तो अब कोविड-19 खत्म हो गया है। उसकी भी एक अपनी अलग जगह है, वो चल रहा है, पर अब हमारे पास में बहुत सारे ऐसे लोग हो गए हैं जिनको कोविड हुआ था और उनकी संख्या बहुत सारी है। इसलिए हम इस पे चर्चा करना चाहते हैं कि उसके बाद के क्या लक्षण हो सकते हैं। किसी किसी को कोविड-19 होता है, वो 2-3 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं, उसके बाद में उनको कोई लक्षण नहीं होते हैं। किसी को होता है कि भाई हुआ, उसके बाद में वो चलता रहा, कुछ लक्षण हुए, कुछ हुए, तो वो सब को मिला के हम पोस्ट कोविड-19 कंडीशन कहते हैं। वो कंडीशन साल भर भी चल सकती हैं, 2 साल भी चल सकती हैं और उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक टाइप होता है लॉन्ग कोविड, एक होता है भाई लॉन्ग कोविड का मतलब कि कोरोना हुआ उसके बाद भी पेशेंट अपना चलता रहा, तो उसको हम लॉन्ग कोविड कहते हैं। हम इसके बारे में अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा होता है कि मल्टी ऑर्गन इफेक्ट्स ऑफ कोविड। लॉन्ग कोविड अलग चीज हो गई, एक मल्टी ऑर्गन इफेक्ट मतलब हमारे दूसरे जो अंग हैं शरीर के, लंग्स के अलावा हमारा पेनक्रियाज है, हमारा किडनी है, हमारे ब्रेन है, हमारा हार्ट है, उन पे क्या इफेक्ट हुआ, वो एक मल्टी ऑर्गन इफेक्ट्स ऑफ लॉन्ग कोविड हो गया। तीसरा एक वो भी इम्पोर्टेंट चीज है कि इफेक्ट ऑफ जो हमारा कोविड-19 का ट्रीटमेंट जिन्होंने लिया है उसमें, और वो जब हॉस्पिटल में रहे उनको किसी को वेंटिलेटर भी लगा, वो वेंटिलेटर से बाहर भी आए, किसी को ऑक्सीजन लगी, उन सब के क्या इफेक्ट है। तो इस तरह से पोस्ट कोविड कंडीशंस हम अधिकतर 3 चीजों में करते हैं कि एक तो लॉन्ग कोविड हो गया, एक हो गया कि भाई मल्टी ऑर्गन इफेक्ट्स, दूसरे अंगों पर इफेक्ट कोविड का, और तीसरा हो गया कि ट्रीटमेंट का और हॉस्पिटलाइजेशन का इफेक्ट क्या हुआ, ये तीसरा हो गया। तो ये है तीनों चीजें। जी, तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि कई सारे अंगों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, तो कोविड-19 का जो अलग अलग हमारे अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में भी थोड़ी जानकारी जरूर हमारे श्रोताओं को दें। हाँ, पहले तो मैं
मतलब मेरे ख्याल से अगर हम थोड़ा सीरियल वाइज चलें जी, तो मैं चाहता हूं कि पहले हम लॉन्ग कोविड बता दें, क्योंकि अगर हम लॉन्ग कोविड और ये जो दूसरे अंगों पे प्रभाव है ये एक दूसरे से मतलब मिलते जुलती चीजें हैं, बिल्कुल। तो पहले हम लॉन्ग कोविड को थोड़ा सा बताते हैं जी। और उसके बाद फिर इस तरफ चलेंगे तो मेरे ख्याल से वो क्लैरिटी ज्यादा रहेगी। तो अब अगर हम लॉन्ग कोविड की बात करें तो जैसे हमने जनरली बोला कि कोविड हुआ, कोविड के बाद में पेशेंट ठीक हो गए, 2-3 हफ्ते के बाद में पेशेंट ठीक हो जाते हैं। बट लॉन्ग कोविड में क्या होता है कि अगर 4 हफ्ते के बाद भी पेशेंट को वो लक्षण नजर आ रहे हैं, उसको हम लॉन्ग कोविड कहते हैं। तो अब लॉन्ग कोविड जो होता है वो हमने जैसे बताया कि वो मोर देन 4 वीक्स, अगर 4 हफ्ते के बाद भी पेशेंट को सिम्टम्स हैं तो हम उसको लॉन्ग कोविड कहते हैं। उसमें से भी 20% लोगों को वो सिम्टम्स 8 से 12 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन 10% लोग ऐसे भी होते हैं जिनको 12 हफ्ते के बाद भी वो लक्षण चलते रहते हैं और 6 महीने, साल भर तक भी वो चल सकते हैं, 2 साल तक भी चल सकते हैं। मतलब उसका कोई अभी तक ऐसा, क्योंकि अभी ये कोविड ऐसी बीमारी है जो नई है बहुत ज़्यादा, हम इसके बारे में जैसे जैसे समय गुजरेगा हमको पता लगता जाएगा, तो अभी तक उसके बारे में हम नहीं कह सकते कि वो कितने टाइम तक चल सकता है जी। तो ये लॉन्ग कोविड हुआ। अब लॉन्ग कोविड में अगर हम ये बात करें कि लॉन्ग कोविड में क्या क्या हो सकता है, मतलब किस तरह के लक्षण हो सकते हैं लॉन्ग कोविड में, तो हमारी भाषा में बोलते हैं कि बड़े वेग सिम्टम्स हैं। मतलब पेशेंट आता है, मुझे मसल पेन हो रहे हैं, कभी इधर दर्द हो रहा है, कभी सर दर्द हो रहा है, कभी बहुत फटीग है, मैं थोड़ा सा चलता हूँ तो मुझे थकान लगती है। सिम्टम्स को अगर हम 1, 2, 3 नंबर दें तो वैसा कुछ भी नहीं है कि भाई किसी को ज़्यादा ये है या कितने % में ज़्यादा ये, पर हम कहेंगे हेडेक बना रहता है, थकान बनी रहती है, थोड़ा सा काम करने के बाद में किसी को बुखार तक भी आ जाता है, थोड़ा सा कि उसने थोड़ा सा काम किया उसके बाद में बुखार भी आ गया, ये भी एक लॉन्ग कोविड का लक्षण है जी। और खांसी बनी रहती है ना, सांस लेने में तकलीफ होती है, थोड़ा बहुत चलेंगे, बैठे रहेंगे कोई दिक्कत नहीं, बट थोड़ा बहुत चलेंगे तो ब्रेथलेसनेस हो जाती है, जोड़ों का दर्द हो सकता है, मांसपेशियों का दर्द हो सकता है, सीने में दर्द हो सकता है। ये सब लॉन्ग कोविड के लक्षण हैं जो किसी भी, मतलब हमको जब वायरल बुखार होता है या किसी तरह का इस तरह का इन्फेक्शन होता है उसमें ये सारी चीजें होती हैं, बिल्कुल। बट ये कोविड के बाद चलती जा रही है, इसलिए हम इसको लॉन्ग कोविड कहते हैं। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर राहुल नागर जी ने जो ये लक्षण बताए आपने ध्यान से सुने होंगे। डॉक्टर साहब, इसमें हम ये जानना चाहेंगे कि अगर हमारे किसी भी श्रोता को या कोई भी व्यक्ति है जिसे ये लक्षण दिख रहे हैं, महसूस हो रहे हैं, तो क्या उन्हें घबराने की जरूरत तो नहीं है? कितनी गंभीरता है इन लक्षणों की? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और सबसे महत्वपूर्ण सवाल शायद आज लॉन्ग कोविड के लिए यही है। तो पहली बात तो ये बहुत गंभीर तो नहीं होता है। सिल्वर लाइनिंग हमेशा कोविड में यही रही है कि जिनका, मतलब हमने अधिकतर देखा है कि जिनके बहुत ज़्यादा फेफड़ों का इन्वॉल्वमेंट हो गया था या जिनके फेफड़ों में बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस हो गया था और वो काम नहीं कर रहे थे कोरोना के चलते, उनमें से भी अधिकतर लोगों के लंग्स, उनके फेफड़े बहुत क्लियर हो चुके हैं। तो एक तो ये लंग्स के लिए या फेफड़ों के लिए हम बात कर रहे हैं, पर जैसे अगर लॉन्ग कोविड के भी हमको अगर सारे लक्षण नज़र आ रहे हैं तो ये भी कोई बहुत सीरियस बात नहीं है, पर परेशानी ये है कि उसके कारण से मरीज परेशान बहुत हो जाता है जी। अब वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है, उसका वो जो आउटपुट होना चाहिए काम करने का, वो उतनी एनर्जी नहीं होती है तो वो काम नहीं कर पाता है, तो उससे सारी चीज़ें होती हैं। फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, फैमिली की चीज़ें, अगर कोई अपना ऐसा है जो कि फैमिली के लिए ब्रेड विनर है तो उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है कि सारी फैमिली को उसके साथ में प्रॉब्लम होगी, तो उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और बहुत सिंपल से ट्रीटमेंट होते हैं जो कि डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि उसके लक्षण क्या हैं जी। मतलब वो उसको सर दर्द ज्यादा है या उसको बुखार आता है या उसको सांस लेने की परेशानियां हैं, तो वो और बड़े सिंपल से साधारण से ट्रीटमेंट है जो खुद भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा मेडिसिन नहीं होती है। तो घबराने की या ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि ये अब सीरियस है या मैं जिंदगी भर मुझे अब ये लक्षण रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता जी। यानी कि वो अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे, सावधानी रखेंगे
तो वो जल्दी ठीक हो सकते हैं, रिकवर हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप बता ही रहे हैं कि ये कुछ प्रतिशत लोगों को ये समस्या का सामना करना पड़ सकता है कि लॉन्ग कोविड की तकलीफें उन्हें झेलना पड़े, तो क्या किन्हीं खास लोगों को सावधानी ज्यादा रखने की जरूरत है जिन्हें ये संभावना है, या इसका कोई किसी पुरानी बीमारी से कुछ कोरिलेशन है, किसी पर्टिकुलर चीज से क्या इसका कोई संबंध है कि उन लोगों को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है? इसमें अभी तक जितना देखा गया है और जितना ऑब्जर्वेशन किया है और जितना इसको स्टडी किया है, उसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है कि जिस पे हम कहें कि हाँ ये चीज़ है, या ये बीमारी वाले को, या इस उम्र वाले को, या इसको ज़्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने देखा कि बहुत जो जवान यंग लोग हैं उनको भी हो रहा है, और जो बहुत एजेड लोग हैं उनको नहीं भी हो रहा है। कभी कभी उन एजेड लोगों को भी हो रहा है। ऐसा भी कुछ नहीं है कि कोई पर्टिकुलर बीमारी जिनको पहले से शुगर या ब्लड प्रेशर, या जैसे हम कोरोना के टाइम कहते थे कि ये लोग ज़्यादा रिस्क पे हैं बीमारी के, पर लॉन्ग कोविड या पोस्ट कोविड सिम्टम्स में वो वाली चीज़ नहीं है, वो किसी को भी हो सकता है। अभी तक ऐसा पर्टिकुलर कोई लक्षण नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि जिसको कोई बहुत सीवियर बीमारी पहले हुई हो, जैसे कि कोविड हुआ और बहुत सीवियर हो गया, वो वेंटिलेटर पे चला गया, उससे भी कोई रिलेशन नहीं है कि जिसको सीवियर कोविड हुआ उसी को, जिसको ज़्यादा ख़राब कोविड हुआ, जिसको ऑक्सीजन कम हुआ, जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, उसी को ये लॉन्ग कोविड होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमने ये भी देखा है कि जिनको बहुत छोटे से लक्षण हुए, या जिनके घर में सबको हुआ और उनको हुआ ही नहीं, थोड़ा बहुत खांसी जुकाम और ये देके निकल गया, उनको भी लॉन्ग कोविड के लक्षण हमको नजर आते हैं। जी, तो दोस्तों, डॉक्टर राहुल नागर जी ने हमें बहुत सारी अच्छी जानकारियां दी हैं, और आप समझ गए होंगे कि कोविड से बचाव रखना कितना जरूरी है। तो अगर आप लोगों को अभी तक किसी को कोविड नहीं हुआ है, तो उन्हें भी यही कोशिश करनी चाहिए कि हम बचे रहें, क्योंकि जिन लोगों को कोविड हुआ था वो ठीक हुए थे, उन्हें उसके बाद भी कई सारे लक्षण देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि हम अपने आप को कोविड से बचा कर रखें। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने चर्चा के दौरान बताया कि कई सारे अंगों पर भी इसका प्रभाव है, और कुछ प्रकार भी बताए आपने पोस्ट कोविड कंडीशंस के, तो हम चाहेंगे इस बारे में थोड़ा और जानकारी हमारे श्रोताओं को दें आप। हाँ, जो हमारे लिए ज़रूरी है, बहुत थोड़े से मैं बता देता हूँ कि मल्टी ऑर्गन्स इफेक्ट ऑफ कोविड, मतलब कोविड का दूसरे अंगों पे असर, लंग्स के, फेफड़ों के अलावा हार्ट पे और किडनी पे, ब्रेन पे, पेनक्रियास पे। हमने देखा कि जैसे कोविड के बाद में लोगों की शुगर ठीक नहीं हो रही है, तो वो शायद वो पेनक्रियास पे असर कर रहा है। हम ये भी जानते हैं कि भाई उस टाइम पे उनको कुछ ऐसी मेडिसिन भी देनी पड़ी थी जिसके कारण से शुगर बढ़ी थी, बट साथ में कोविड का भी शायद ऐसा इफेक्ट है जो कि वो पेनक्रियास पे ऐसा इफेक्ट कर रहा है जिससे कि शायद शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है। ये हम अभी ऐसा सोचते हैं, अभी हमारे पास में ऐसा कोई ये कहें कि सबूत या ऐसा कुछ भी वो मिला नहीं है, बट ये देखने में आया है। दूसरा, हार्ट पे, किडनी पे, इन पे भी असर हो सकता है कोविड का। हार्ट पे जैसे मायोकार्डाइटिस हो सकता है। मायोकार्डाइटिस मतलब कि हार्ट की जो मांसपेशियां हैं, दिल की जो मांसपेशियां हैं, उनमें सूजन आ जाती है, एक तरह से हम ये कह लें। तो हार्ट की फंक्शनिंग, हार्ट का जो काम करना है वो कम हो सकता है, कमज़ोर हार्ट हो सकता है। ब्रेन पे भी हमने देखा एक ब्रेन फॉग जैसा भी होता है, जिसमें कि कोरोना के बाद अधिकतर देखा गया है कि लोग अपने मतलब आसपास का कोई मिला, उसका नाम भूल जाते हैं, याद नहीं आ रहा है, नाम याद नहीं आ रहा है। इट इज कॉल्ड द ब्रेन फॉग, मतलब अरे है पर याद नहीं आ रहा है, ऐसा हमेशा भी होता है, बट इसके बाद ये ज़्यादा होने लगा है। लोग बाग मतलब हमारे डॉक्टर्स में भी कई हैं जिनको कि बाद में मेडिसिन के नाम अरे मुझे याद है पर याद नहीं आ रहा है, ऐसा भी हुआ है। जी। तो ये चीज़ ब्रेन पे असर है, तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स पे असर है। ये लॉन्ग कोविड के अलावा जो हम कह सकते हैं कि भाई एक तो पोस्ट कोविड कंडीशन में एक तो लॉन्ग कोविड हो गया, और दूसरा ये हो गया कि अलग अलग ऑर्गन्स पे असर हो गया। तीसरा ये भी है कि जब ट्रीटमेंट लिया, ट्रीटमेंट के बाद में स्ट्रेस बहुत हो जाता है, तो वो पोस्ट स्ट्रेस भी लोग 1-2 साल तक उनको एंग्जाइटी होती रहती है, वो घबरा जाते हैं, रात में उठ जाते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन के कारण से पैसे भी भाई लोगों के लगे हैं, काम बहुत सारा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें भी, वो भी स्ट्रेस हम पोस्ट कोविड में ही मानते हैं कि भाई उन सारी चीज़ों से भी पेशेंट को या उनकी फैमिली को असर तो हो ही रहा है। जी बिल्कुल।
तो दोस्तों, डॉक्टर नागर जी आज हमें बहुत सारी अच्छी जानकारियां दे रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आप सभी ध्यान से सुन रहे हैं और जो सावधानियां और ख्याल रखने की चीज़ें हैं जो वो बता रहे हैं उनका भी आप पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई जो सावधानियां लोगों को रखनी चाहिए या क्या क्या समस्याएं उन्हें देखनी पड़ रही हैं, तो इनका क्या इलाज है? जो ये पोस्ट कोविड सिम्टम्स हैं, इनके ट्रीटमेंट के बारे में भी कुछ जानकारी हमारे श्रोताओं को ज़रूर दें। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि बहुत लंबे समय तक परेशान ना हो और आप अपने कंसल्टिंग जो भी आपके फिजिशियन है, फैमिली डॉक्टर हैं, उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपको अप्रोप्रिएट गाइडेंस दे ही देंगे। पर कुछ चीज़ें जो कि ज़रूरी हैं, उसमें सबसे पहला तो आता है कि हम हमारी इम्यूनिटी अच्छे से मेंटेन करके रखें। कोरोना ने शायद हम लोगों को ये सिखाया भी है कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो कोई बीमारी हमको बहुत जल्दी असर नहीं करेगी, और करेगी भी तो बहुत ज़्यादा असर नहीं करेगी। तो इम्यूनिटी के लिए हम हमारी डाइट अच्छी रखें। अच्छी डाइट का मतलब नॉर्मल डाइट लें, बट उसमें ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट, सीजनल फ्रूट्स भी इंक्लूड करें। ज़रूरी नहीं है कि कुछ अलग से ही फ्रूट हो, सीजनल फ्रूट्स इंक्लूड कर सकते हैं। साथ में अगर हम ले सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो विटामिन सी वाली चीज़ें जैसे नींबू है, आंवला है, ये भी अगर लें तो इनसे भी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। दूसरा, इसमें जैसे लॉन्ग कोविड है, थकान होती है, तो आपको ग्रेडेड एक्सरसाइज करने के लिए कहा जाता है कि वो आप उतनी एक्सरसाइज करें जिसपे आपको थकान ना हो। अच्छा। आप अपने हार्ट रेट, जो आपकी हार्ट बीट है, उसके हिसाब से भी कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि हार्ट बीट सब कोई देख नहीं सकता है। तो ये कहा जाता है कि आप अपनी, जैसे आपको बोला कि आप वॉक करना शुरू करिए। अब आप जब वॉक करना शुरू करेंगे, जितने भी आपको थकान हो आप बैठ जाइए। 5 दिन करेंगे, 6ठे दिन आप थोड़ा सा ज्यादा वॉक करने देंगे। तो ये, इसको हम ग्रेडेड एक्सरसाइज कहते हैं। धीरे धीरे वो करेंगे तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी। ये तब है जब हम अपनी डाइट अच्छे से लेते रहेंगे, हम मेंटल स्ट्रेस नहीं करेंगे। और अब जैसे किसी किसी को कोविड के बाद में खांसी बहुत होती है, तो उसके लिए बड़ी सिंपल सी एक एक्सरसाइज हम बता सकते हैं कि आप अपने चेयर पे पीठ को सपोर्ट करके बैठे रहिए या कहीं भी बैठ जाइए, पीठ को सपोर्ट करिए और नाक से सांस लीजिए। आपका पेट फूलेगा। आप अपने कंधे और गर्दन सबको रिलैक्स रखिए और नाक से पूरा सांस लेके मुंह से बाहर निकाल दीजिए उसको। इससे भी आपको, लेकिन हाँ, जो जितना समय आप सांस अंदर ले रहे हैं उससे डबल समय में आपको बाहर निकालनी। मतलब अगर आप गिनते हुए 1 2 3 4 5 में आप अंदर ले रहे हैं तो आपको 10 में बाहर निकालनी पड़ेगी जी। तो ये एक बड़ी सिंपल सी टेक्निक है जो सब कोई कर सकता है और वो खांसी में अच्छे भी हैं। उसके अलावा प्राणायाम है, कुछ भी प्राणायाम, जो ये सारे प्राणायाम होते हैं अच्छे से कहीं से सीख के किए जा सकते हैं। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को करें, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। उससे भी हमारा सांस, जो ब्रेथलेसनेस है, सांस फूलना है और हमारी खांसी है, ये बेहतर हो सकती है। हमारे लंग्स की, हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी भी बढ़ सकती है। तीसरी बात कि भाई अब आपको दर्द हो रहा है, फीवर आ रहा है, तब तो आपको अपने डॉक्टर से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा और वो आपको जो ट्रीटमेंट दे वो लेना पड़ेगा। बट 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमने डिस्कस कर ली कि आप अपनी इम्यूनिटी, अपनी डाइट पे ध्यान रखिए, एक्सरसाइज करिए और ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मतलब प्राणायाम और वो चीज़ों पे जी। तो ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारियां हमारे सभी श्रोताओं को दी और दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपने भी ये सभी बातें ध्यान से सुनी होंगी और ये जो छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आप अपनी दैनिक दिनचर्या में अपना सकते हैं ताकि आप स्वस्थ रहें, तो ये आपके लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होंगी। तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे और खुद भी स्वस्थ रहेंगे, अपने परिवार को और आसपास के लोगों को भी स्वस्थ रहने में सहायता करेंगे। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हुए हम आपसे अब जानना चाहेंगे कि जैसा कि जो अभी मौसम चल रहा है, इसमें बहुत से लोग बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। सर्दी, खांसी और फ्लू जैसी बीमारियां उन्हें पकड़ लेती हैं। तो और कोविड-19 के भी इसी तरह के मिलते जुलते लक्षण होते हैं। तो हम इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किसी को फ्लू हुआ है या कोविड हुआ है, वो कैसे जान सकते हैं, या इस बारे में थोड़ी और जानकारी हमें दें। हाँ, ये अच्छा सवाल है क्योंकि इस वक्त पे हम देख रहे हैं कि सर्दी खांसी वाले पेशेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं और अभी कुछ दिनों से ये भी देखने में आया है कि कोविड-19 के पेशेंट्स की संख्या भी थोड़ी बढ़ रही है जी। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि कोविड-19 के भी जो लक्षण हैं वो फ्लू जैसे ही लक्षण होते हैं।
तो हम उन लक्षणों से बहुत ज़्यादा उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि भाई ये हमको फ्लू ही हुआ है या कोविड-19 हुआ है। जैसे कि आपको खांसी होगी, जुकाम होगा, बुखार होगा, बुखार के साथ साथ बदन दर्द भी होगा, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको कोविड-19 में भी हो सकती है जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट अभी भी वही चीज़ है, आपको सावधानी रखनी ज़रूरी है। अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो फिर से मास्क का यूज़ करना शुरू करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को भूलना नहीं चाहिए और हमको फ्रीक्वेंटली हमारे हाथों को धोते रहना चाहिए जी। तीसरी बात की कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे अगर आपको कॉमन कोल्ड हुआ है, हम मान लें कॉमन कोल्ड है, एक फ्लू है और एक कोविड-19 है। तो कॉमन कोल्ड है तो उसमें आपको सिर्फ जुकाम होगा, आपको और कोई लक्षण नहीं होंगे जी। अगर फ्लू है तो उसमें जुकाम भी होगा, खांसी भी होगी, बुखार भी आ सकता है जी। कोविड-19 में भी खांसी, जुकाम, बुखार आ सकता है। पर ऐसा देखा गया है कि कोविड-19 में बदन दर्द उतना ज़्यादा नहीं होता है जैसे जो नॉर्मल वायरल बुखार में या फ्लू में होता है। अच्छा, ये एक डिफरेंशिएटिंग फीचर हो सकता है, बट मुझे लगता है कि ये हम इतना ज़्यादा सोचने के बजाय हम यही मान के चलें कि अगर हमको हो भी गया है तो हम ये मान के चलें कि हमको शायद कोविड-19 हो सकता है और हम अप्रोप्रिएट प्रिकॉशन ले लें। अब वैक्सीनेशन के बाद का दौर है तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत सीरियस बीमारियां या बहुत गंभीर बीमारी होके और किसी की डेथ हो रही है, ऐसा बहुत कम हो रहा है और वो भी उन लोगों के साथ हो रहा है जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा किसी कारणवश बीमार है जी। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण वही है कि हम वो प्रिकॉशंस जो कि हम शायद भूलते जा रहे हैं, वो प्रिकॉशंस फिर से अभी लेना शुरू करें और समय समय पर अपनी चीज़ें मॉनिटर करते रहें। अगर आपको फीवर है, कफ है, तो आप अपना मॉनिटरिंग खुद भी कर सकते हैं, ऑक्सीजन देख सकते हैं घर पे और अपने अगर आपको कुछ भी लक्षण उल्टे लगते हैं, कुछ खराब लगते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, सावधानी रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि सावधानी ही बचाव है और कोविड-19 से खुद को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। तो मास्क लगाएं, हाथ को सैनिटाइज करते रहें, समय समय पर धोते रहें और उचित दूरी भी बनाए रखें। इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि चलो आपको अगर फ्लू ही हो गया है तो बात को फिर से एम्फेसाइज कर रहा हूँ या उस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि आप ऑक्सीजन को मॉनिटर ज़रूर करते रहिए। अगर आपको नॉर्मल फ्लू है तो बहुत कम चांस है कि आपको ऑक्सीजन कम हो। अच्छा, आपको अगर बुखार हुआ, खांसी हुई है, उसके बाद 7-8 दिन 10 दिन आप अपना ऑक्सीजन ज़रूर मॉनिटर करिए। अगर वो 95-94 से नीचे जा रहा है फिर आपको अपने डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात डॉक्टर नागर जी ने बताई कि अपने ऑक्सीजन का जरूर ध्यान रखें, उसे समय समय पर चेक करते रहें और अगर वो कम हो रहा है तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने अभी वैक्सीनेशन का भी मेंशन किया कि वैक्सीन का दौर चल रहा है, मतलब वैक्सीन काफी लोगों को लग चुकी है, इसलिए इस बीमारी के इतने गंभीर परिणाम नहीं आ रहे हैं। तो हम जो आजकल गर्भवती माताएं हैं या जो बच्चों को दूध पिला रही हैं, उन माताओं के वैक्सीनेशन के संबंध में भी हम चाहेंगे कि आप कुछ जानकारी जरूर दें क्योंकि उन लोगों को सबसे ज्यादा संदेह रहता है कि उन्हें वैक्सीन लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, कहीं उसका असर बच्चे पर तो नहीं पड़ेगा। इस तरह के बहुत सारे संशय होते हैं उनके मन में, उनके परिवार वालों के मन में, तो इस बारे में भी जरूर कुछ जानकारी दें। हाँ, वैक्सीन एक बहुत बड़ा टॉपिक है और अगर हम डिस्कस करें तो पूरा दिन लग सकता है, पर अगर हम इन दो लोगों की या दो स्पेशल कैटेगरी की बात करें तो जो लैक्टेटिंग मदर या जो दूध पिला रही हैं बच्चों को अभी मदर जी, उनको तो वैक्सीन लगाने में आज तक और बड़े हमारे पास में बहुत रोबस्ट डेटा है इस बात के कि उनको कोई प्रॉब्लम होती नहीं है और उस वैक्सीन से बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। रादर जो एंटीबॉडीज या जो बीमारी से लड़ने की ताकत मदर में आती है वो ब्रेस्ट मिल्क के सहारे बच्चे में भी ट्रांसफर हो जाती है, तो वो तो एक फायदे वाली बात है। तो जो भी लैक्टेटिंग मदर हैं या जो बच्चों को दूध पिला रही हैं उन माओं को ज़रूर वैक्सीन लगवानी चाहिए अगर उनकी ड्यू है तो। प्रेग्नेंट फीमेल में या जो अभी प्रेग्नेंट हैं उनमें वैक्सीन लगाना ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। हालांकि WHO ने और बहुत सारी संस्थाओं ने उसको क्लीन चिट दे दी है और
जिन्होंने वैक्सीन लगाई है उनको कोई ऐसा अभी तक हार्मफुल असर ना उन पे पड़ा है ना बच्चों पे पड़ा है। पर ये ज़रूर है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट बच्चों पे क्या हो सकता है इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, और वो जानकारी हो भी नहीं सकती क्योंकि बीमारी अभी नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो महिलाएं जिनको ज़्यादा रिस्क फैक्टर हैं वो अपने डॉक्टर से संपर्क करके, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से और अपने फिजिशियन से संपर्क करके, वो रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, हार्ट की उनको पुरानी तकलीफ हो, शुगर हो उनको, और कोई तकलीफ हो, वो अपने बारे में अपने डॉक्टर से विचार करें और उसके बाद में लगवाने का वो तय करें। अदरवाइज़ बाकी जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हैं जिसके बारे में हम बोलते हैं कि भाई आप हैंड वॉश करते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, मास्क लगाइए, वो तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जी, तो ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियाँ आज हमारे श्रोताओं के साथ आपने साझा की डॉक्टर नागर जी। आपने इतना महत्वपूर्ण समय दिया और यहाँ पर आए। अंत में हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि रेडियो दस्तक 90.8 FM के माध्यम से आप हमारे उज्जैन वासियों को, हमारे जो श्रोतागण हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं संदेश, सभी लोग समझदार हैं, हम समझ सकते हैं और बीमारी से लड़ना अब वो सीख भी गए हैं। पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी शायद हाथी निकल गया है, पूंछ बाकी है, तो हम अभी भी थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखें और अपनी इम्यूनिटी को अच्छे से मेंटेन करके रखें। नशा, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब चीज़ें बंद कर दें, इससे भी हमारी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। और जो सोशल डिस्टेंसिंग है या टाइम टू टाइम जो भी गवर्नमेंट हमको मैसेज देती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो मैसेज देती है वो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन के बाद उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो राय देते हैं कि हमको ये करना चाहिए, तो उसको ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद। आपने रेडियो दस्तक 90.8 FM के स्टूडियो में आकर इतनी अच्छी जानकारियाँ दी, अपना इतना महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। You're listening to Ujjain's first radio Dastak 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन,